So hi everyone, from here we'll be starting the ABM मॉड्यूल सी. जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंस के बेसिस पे असाइन करा है. ना इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को कौन इनिशिएट कर सकता है? डिफॉल्ट कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा का होना, 1 करोड़ या फिर ज्यादा होना चाहिए. या तो हमारे क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, बैंक वगैरह कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, सप्लायर कर सकते हैं जिन्हें ऑपरेशनल क्रेडिटर कहते हैं, या फिर कंपनी कर सकती है ना. अब अगर डिफॉल्ट हो गया है और ये प्रोसेस शुरू हो चुका है तो इस केस में सबसे पहले एक IRP अपॉइंट होगा, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसका नाम जो कमिटी है ना, ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है या ऑपरेशनल क्रेडिटर, ये सजेस्ट कर सकते हैं. और ये नाम सजेस्ट करने के बाद है ना अपॉइंटमेंट होगा. वंस ही इज अपॉइंटेड डेफिनेटली सारा काम यही देखेगा. अपॉइंट होने के बाद इसका काम क्या होगा कि 180 दिन के अंदर ये सारा प्रोसेस निपटा दे और मोरेटोरियम लग जाएगा, जहां पे कोई भी नया सूट या कोई भी नया केस या सारफेजी वगैरह कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा. अब ये जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये फाइनल प्रोफेशनल तो है नहीं. अगर कमिटी ने नाम सजेस्ट करा है, माने कि जब भी मैं कमिटी बोलूँ तो समझ जाना मैं CIRP की बात कर रही हूँ. क्रेडिटर्स ने नाम सजेस्ट करा था, जो हमारा NCLT है, जो कि एजुकेटिंग अथॉरिटी है, वो बस ये चेक कर लेगा कि इसके अगेंस्ट कोई ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है. ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए जरूरी नहीं है. अगर नाम नहीं सजेस्ट करा था तो NCLT IBBI से सजेस्ट करके, मतलब डिस्कस करके 14 दिन के अंदर एक IRP को अपॉइंट कर देगा. जैसे ही अपॉइंट होगा फिर से वही कंट्रोल ले लेगा. देन 3 दिन के अंदर अपॉइंट होते ही ये एक अनाउंसमेंट करेगा वेबसाइट वगैरह पे कि भाई इस कंपनी के अगेंस्ट जो है वो CIRP इनिशिएट हो चुका है. अगर आप कोई भी ऐसे क्रेडिटर हो जिसके पास कोई क्लेम वगैरह है तो वो सबमिट कर दो 11 दिन के अंदर, ठीक है, जिससे भाई वो सारा प्रोसेस शुरू कर पाए. अब इसके बाद है ना, जैसे ही IRP ने अनाउंसमेंट करा, कमिटी बननी शुरू होगी क्रेडिटर्स की, जहाँ पे ऑपरेशनल क्रेडिटर और आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर आएंगे. ध्यान रखिएगा, ये जो कमिटी बन रही है इनको विदिन 7 days ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहली मीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है. और वहां पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है यही आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा या फिर किसी नया को अपॉइंट करना है. अगर वो बोलते हैं नया अपॉइंट करना है तो ये जो IRP है ये तुरंत ये कंसेंट लेटर लगा के भेज देगा NCLT को. जिस व्यक्ति का नाम प्रपोज है उसका नाम भेज देगा कि भाई इसको अपॉइंट कर दो. ये जो नया RP आया है अपने अपॉइंटमेंट के 7 दिन के अंदर ये 2 वैल्यूअर्स को अपॉइंट करेगा, जिनका काम होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की फेयर वैल्यू या लिक्विडेशन वैल्यू निकाले. साथ में ये जो वैल्यू है ये किसी को डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, तो क्रेडिटर्स को अगर देखना है तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर लो. देन वोटिंग पावर क्या होगी हमारे मेंबर्स की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर डेट दे हैव. अगर विड्रॉ करना चाहते हैं एप्लीकेशन तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से पहले कर सकते हैं, बट 90% ऑफ द वोटिंग शेयर ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर शुड बी देयर. एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बेसिकली जहां पर हम लोगों को इन्वाइट करते हैं, बोलते हैं कि आओ और आप हमारा जो प्लान है, रेजोल्यूशन प्लान है, उसके लिए बोलो कि हाँ मैं बना सकता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है. ये जो हमारा RP है ये करेगा विद इन 75th डे, यानी जहां से कमेंसमेंट हुआ है ना उसके 75 डेज के अंदर उसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, जहां पे वो लोगों को इनवाइट करेगा. साथ ही में यहाँ पे सेक्शन 29A एप्लीकेबल होता है, जो बताता है कि ये जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है जो हमें आके एप्लीकेशन देगा, हमारा रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा, वो डिफॉल्टर नहीं हो सकता, वो इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, ठीक है. वो NPA वगैरह वाला कंडीशन हो गया, जेल वाला कंडीशन हो गया, 2 साल 7 साल, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि जो इसमें से ये नहीं हो सकता. अगर है तो दिस पर्सन कैन नॉट बी एन एप्लीकेंट. नाउ जैसे ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है, ठीक है, विद इन 5 days हमें एक फाइनल लिस्ट निकालनी पड़ेगी जिसमें हम बताएंगे कि भाई ये RP काम करेगा. बोलेगा कि देखो ये सारे लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं और इन लोगों को वो इन्फॉर्मेशन, मेमोरेंडम, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, कंपनी की रिक्वायरमेंट सब कुछ भेज देगा और बोलेगा कि मिनिमम 30 days के अंदर, ठीक है, मिनिमम 30 days के अंदर आपको अपना प्लान सबमिट करना है. इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है? जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन रखता है अबाउट द असेट, लाइबिलिटीज, रीसेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये कंपनी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स है. रेजोल्यूशन प्लान क्या होगा? वो एक्शन प्लान है जिसको डेफिनेटली हम लोग एप्लीकेबल करना चाहते हैं. उसके अंदर दिया होगा कि कितना अमाउंट पे करना है हमारे क्रेडिटर्स को, स्टेक होल्डर्स को, ये सारी चीजें इसके अंदर दी होंगी. टाइमलाइन क्या होगी, कितना अमाउंट देंगे, कैसे बेचेंगे, कैसे कर सकते हैं, ठीक है. नाउ जितना भी हमारा रेजोल्यूशन प्लान सबमिट हुए हैं, ठीक है, अब ये सारे रेजोल्यूशन प्लान जो है वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉरवर्ड कर देगा हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में जाके चेक करेगी कि ये सही हुआ है या नहीं, ठीक है. अब जो रेजोल्यूशन प्लान है वो ऑब्वियसली अप्रूव होगा. अप्रूवल के लिए हमें 66% अप्रूवल चाहिए फ्रॉम द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है. और अगर ये अप्रूव नहीं होता, ठीक है, या फिर रिसीव ही नहीं होता, इन दैट केस हमारा ये शुरू हो जाएगा लिक्विडेशन शुरू हो जाएगा.
ठीक है, एंड आरपी कैन बी ऑल्सो अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर। तो लिक्विडेशन प्रोसेस 4 केस में होता है, या तो कोई रेजोल्यूशन प्लान ना मिले लेकिन 66% लोग उसे अप्रूव ना करें, स्टेक होल्डर ने कुछ गड़बड़ कर दी है, रूल्स को नहीं फॉलो करा, जो कॉर्पोरेट डेटर है उसने रूल्स को नहीं फॉलो करा, तो उस केस में हमारा लिक्विडेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट, जैसे ही लिक्विडेशन शुरू हुआ तो अब लिक्विडेटर जाके अनाउंसमेंट करेगा कि इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज पेपर में कि इस कंपनी के अगेंस्ट लिक्विडेशन शुरू हो गया है, साथ ही में आरओसी को भी नोटिफाई कर देगा। ठीक है, और 5 दिन के अंदर सारे स्टेक होल्डर से बोलेगा कि आप क्लेम दो। क्लेम में क्या होगा, लोगों को अपना क्लेम सबमिट करना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो, इनवॉइस हो, जो भी हो, प्रूफ यू हैव टू सबमिट कि हाँ आपने इस कंपनी से ट्रांजैक्शन करा एंड यू हैव नॉट बीन पेड फॉर इट। अब इसके बाद स्टेक होल्डर की लिस्ट बनेगी। स्टेक होल्डर और क्रेडिटर में डिफरेंस होता है। स्टेक होल्डर जो है वो कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी हो सकती है, एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है, वर्कमैन हो सकते हैं, ऑल दीज आर स्टेक होल्डर, करेक्ट। अगर हम क्रेडिटर की बात करें तो देन क्रेडिटर इज ओनली जिससे या तो सप्लाई का काम हुआ हो या तो लोन का काम हुआ। तो यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर आ जाएंगे और इनकी जो लिस्ट है वो फाइल की जाएगी एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास विद इन 45 डेज। ठीक है, तो 45 डेज के अंदर ये पूरी लिस्ट जाएगी एनसीएलटी के पास, जहाँ पे सारी चीजें हमें मेंशन की गई होंगी। अब वंस दिस इज डन, फिर एक 90 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर आपकी कमिटी बनेगी जिसे हम बोलते हैं स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमिटी, जो कि डिस्कस करेगी सारे मैटर में। कमिटी बनने से पहले जो भी डिस्कशन हुआ है वो फर्स्ट मीटिंग में यहाँ पर उनको बताना पड़ेगा। ये जो स्टेक होल्डर कमिटी है इसका कैटेगराइजेशन क्या होता है, अगर सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर है और इनका जो क्लेम है वो लिक्विडेशन वैल्यू के लेस देन 50% है तो इनके 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 50% से ज्यादा है तो 4 होंगे। अनसिक्योर्ड या फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो लेस देन 25% है तो 1 रिप्रेजेंटेटिव, मोर है तो 2। वर्कमैन, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट का 1-1 रिप्रेजेंटेटिव होगा। सिमिलरली ऑपरेशनल क्रेडिटर की भी सेम कंडीशन है, 25%, ज्यादा कम 1, ज्यादा 2, शेयर होल्डर के 1। ठीक है, देन उसके बाद लिक्विडेशन एस्टेट बनेगी जहां पे पूरा असेट वगैरह का आएगा कि कितने असेट है, क्या कोलैटरल है, क्या नहीं है, कितना इंडियन में है, कितना, तो टोटल असेट का जो एक कोलैबोरेशन है वो पूरा आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कुछ एक्सक्लूजन होगा। एक्सक्लूजन क्या क्या होगा, एक्सक्लूडेड किया जाएगा जो कि थर्ड पार्टी के पोजेशन में है या फिर कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में है। जैसे अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है जिसने राइट नहीं रिलिंक्विश करी तो उसको आप ऐड नहीं कर सकते, पर्सनल एसेट को ऐड नहीं कर सकते, कोई असेट जो हमारी सब्सिडरी के पास है इंडियन या फॉरेन उसको आप ऐड नहीं कर सकते, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सब होगा। देन पावर एंड ड्यूटीज क्या होंगी लिक्विडेटर की, कि वो कस्टडी ले लेगा, ठीक है, और विद इन दी जो उसकी पावर्स है उसमें वो सारे असेट वगैरह को, प्रॉपर्टीज को हमें एक्शन में लेकर आना शुरू कर देगा जिससे हमारे स्टेक होल्डर्स को पैसा मिल जाए। अगर कोई भी क्रेडिटर रिक्वेस्ट करता है तो विद इन 7 डेज उसको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, साथ ही में कोई भी प्रोफेशनल असिस्टेंस वगैरह है, इन दैट केस ऑल्सो ही विल हैव टू हेल्प द पीपल। देन अब इसके बाद जो हमारा लिक्विडेटर है इसका रिपोर्टिंग का भी काम होता है। इसके पास कुछ चीजें हैं जो रिपोर्ट करनी पड़ती है, जैसे प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, एसेट मेमोरेंडम, प्रोग्रेस रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट एंड मिनट्स और फाइनल रिपोर्ट। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट एंड एसेट मेमोरेंडम रिपोर्ट का जो टाइम पीरियड है वो 75 डेज का है, दोनों का। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में सारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, एस्टिमेट आपके एसेट लाइबिलिटी क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, प्रीलिमिनरी दैट इज फर्स्ट रिपोर्ट, वो भेजना पड़ेगा। उसके बाद आती है आपकी एसेट मेमोरेंडम, जहां पे एसेट की डिटेल भेजनी पड़ेगी, कितना वैल्यू है, देखो इसमें भी 75 डेज है, कैसे बेचना है, क्या मोड ऑफ रियलाइजेशन होगा। फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको 15 दिन के अंदर भेजनी होती है विद द एंड ऑफ द रेलेवेंट क्वार्टर, जहां पे वो पूरी प्रोग्रेस बताएगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट किसी भी पार्ट में आ जाए ना 15 डेज ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन अवॉइडेंस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन, ये यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन यानी जहां पे आपने किसी व्यक्ति को बेनिफिशियल पोजीशन दी थी, प्रेफरेंस दी थी। अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप ये ट्रांजैक्शन नहीं करते बट आपने अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन करा है। फ्रॉडलेंट, जहां पे इंटेंशन ही था, डेलिबरेटली आपने किसी के साथ गलत किया है, डिफ्रॉड करा है। और लास्ट आता है एक्सटॉर्शनेट, यानी जहां पे हमारा जो बोरोवर है उसको एक्सटॉर्शन किया गया है इन्वॉल्विंग एनी अनलॉफुल प्रैक्टिस। ये सारे केस में जो एनसीएलटी है वो डिसीजन लेगा कि या तो रिवर्स कर देगा, या तो पैसा वापस करवाएगा, या तो मॉडिफाई करवाएगा, तो या तो रिस्टोर करवाएगा डिसीजन को। ठीक है, देन लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है ना, वो शुरू होगा बाय लिक्विडेटिंग द वैल्यू ऑफ असेट। जो वैल्यूएशन है उसके लिए हमने 2 लोगों को अपॉइंट करा था, है ना, रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट हुए थे। ठीक है, अब ये अपने एस्टिमेट से शुरू करेंगे। अगर इनकी वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है, राइट, तो हम एक और वैल्यूअर को अपॉइंट करेंगे और जिसकी 2 वैल्यूअर की वैल्यू क्लोज है हम उनकी एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सबसे पहले इंसॉल्वेंसी वाले खर्चे, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और वर्कमैन ड्यू,
सिक्योर्ड हु हैव रिलिंक्विश देयर राइट, वर्कमैन 24 महीने वाले ड्यूज, फिर एम्प्लॉय ड्यूज 12 महीने वाले, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर गवर्नमेंट एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने राइट रिलिंक्विश नहीं करी थी उनका कुछ अगर अमाउंट रह गया तो वो गवर्नमेंट वाली 5th कैटेगरी में आएंगे। फिर कोई भी रिमेनिंग डेट वगैरह रह जाता है तो वो फिर प्रेफरेंस एंड इक्विटी। ये नंबर आपसे मे भी पूछा जा सकता है 1st, 2nd, 3rd, 4th का, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की राइट क्या है, वही है जो मैं अभी आपको बता रही थी, वन हु हैज रिलिंक्विश्ड एंड अदर हु हैज नॉट रिलिंक्विश्ड। अगर रिलिंक्विश कर दिया है तो इन दैट केस क्या होगा, आपने तो जाके रिलिंक्विश कर दिया तो आपका तो सारा जो जिम्मेदारी है वो लिक्विडेटर के पास है। बट अगर आपने रिलिंक्विश नहीं करा है, इन दैट केस अगर आपने कोई भी एक्सेस अमाउंट आपने बेचा, प्रॉपर्टी को ज्यादा बच गया, तो ज्यादा वाला आपको किसको देना पड़ेगा, जाके लिक्विडेटर को देना पड़ेगा। और अगर कम है तो आपका जो पोजीशन है वो गवर्नमेंट के साथ नंबर पे आती है, 5th नंबर पे आती है, जहां पे आपको गवर्नमेंट के साथ आपके डेट को ड्यू किया जाएगा। देन यहाँ पे अगर कोई भी पेरिशेबल या फिर डिटोरिएटिंग एसेट है तो उसको लिक्विडेटर बेच सकता है, राइट, बट ध्यान रखें कि वो रिलेटेड पार्टी ना हो। ना अगर हम लिक्विडेशन प्रोसीड की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट की बात करें, तो बैंक अकाउंट सेटअप किया जाएगा, बैंक अकाउंट में दिया जाएगा कि ये इन लिक्विडेशन है, जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है, कैश मेंटेनेंस वो 1 लाख से ऊपर नहीं हो सकता, चेक को नेक्स्ट वर्किंग डे लगाना होगा और जो भी पेमेंट्स किए हैं उसकी डिटेल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। असेट सेल रिपोर्ट में उसे बताना पड़ेगा कितने का असेट बेचा है, क्यों डिफरेंस हुआ अगर पहले हमने कुछ बोला था, राइट। देन टाइम फॉर लिक्विडेशन इज 1 ईयर, यहाँ पे 90 डेज का एक्सटेंशन किया जा सकता है अंडर सेक्शन 32A, जहाँ पे हमें लगता है कि क्योंकि कंपनी गोइंग कंसर्न है या बिजनेस गोइंग कंसर्न है, हमें एक बेहतर वैल्यू मिल सकती है, तो वहाँ पे 90 दिन का एक्सटेंशन हमें ग्रांट किया जा सकता है, प्रोवाइडेडली देयर आर रीजंस टू बिलीव इट। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट जाएगी डिसोल्यूशन की, और डिसोल्यूशन में सारा आपका जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो सब कुछ जाएगा, और ये भी जाएगा कि जो पहले आपने कमिट करा था और आज आपने जो दिया है उसमें कोई डिफरेंस है तो वो भी जाएगा। फिर आता है डिसोल्यूशन। ना एक बार सारे एसेट डिसॉल्व हो चुके हैं तो उस केस में जो हमारा लिक्विडेटर है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर देगा कि भाई आप डिसोल्यूशन कर दो। ये जब एप्लीकेशन रिसीव होगी तो हमारे जो NCLT है वो कंपनी को ऑब्वियसली एग्जिट कर देगा। एग्जिट करने पे जो लेटर मिला है वो ROC को फॉरवर्ड करना पड़ेगा विद इन 7 डेज, सो दैट ROC अपने रजिस्टर में से नाम हटा दे। फिर अगर हम लोग बात करें PIRP की, तो ये MSME के लिए होता है जिनका डिफॉल्ट अमाउंट अप टू 1 करोड़ है, दे कैन अप्लाई फॉर PIRP। ये डेटर ड्रिवन होता है, CIRP क्रेडिटर ड्रिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर PIRP अप्लाई किया जा सकता है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ से देख लेते हैं, बहुत ईजी होगा। टाइमलाइन इसका 120 दिन का है, प्लान आपको 90 दिन के अंदर सबमिट करना पड़ता है। यहाँ से आप देख लो, एलिजिबिलिटी MSME के ऊपर ही है, 1 करोड़ का डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड है, ठीक है। यहाँ पर इनिशिएशन किया जा सकता है कंपनी के द्वारा या क्रेडिटर के द्वारा। 90 दिन आपको रेजोल्यूशन के लिए मिलेंगे, 120 दिन पूरे प्रोसेस के लिए मिलेंगे, यहाँ एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो प्लान है वो कंपनी सबमिट कर सकती है, अगर क्रेडिटर को पसंद नहीं आता तो फिर वो भाई इसके आगे डिसाइड कर सकते हैं। सेक्शन 29A यानी कि जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया जा रहा है वो डिफॉल्टर नहीं हो सकता, वो दोनों में एप्लीकेबल होगा। फिर अगर टर्मिनेशन हो गया PIRP का तो या तो लिक्विडेशन होगा या तो CIRP होगा, ठीक है। मोरेटोरियम की कंडीशन दोनों में लगती है, प्रोसेस को टर्मिनेट किया जा सकता है, यहाँ पे 66%, यहाँ पे 90%। और 2 PIRP CIRP पैरेलल नहीं चल सकती, इन दोनों के बीच में 3 साल का गैप होगा। उसके बाद हम आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये एरियाज है हमारे एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स। ये एक बार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के केस में 40% की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 18% एग्रीकल्चर, जिसमें से 10% हमारे मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर पे जाएगा। 7.5% इज फॉर द माइक्रो एंटरप्राइज, 12% इज फॉर द वीकर सेक्शन। फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस, इन दैट केस 40% है हमारा टारगेट, 32% एक्सपोर्ट का है, 8% फॉर अदर एरियाज है। बाकी 3 कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। RRB के केस में 75% की कंडीशन है, 18% एग्रीकल्चर, 7.5% माइक्रो, 15% फॉर द पर्पज ऑफ योर वीकर सेक्शन। अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में आए तो सेम कंडीशन है, बट 12% हो जाएगा आपका इन केस ऑफ योर स्मॉल फाइनेंस बैंक वीकर सेक्शन के अंदर, ठीक है। फिर एजुकेशन लोन में लिमिट हमारी 20 लाख की है। देन अगर हाउसिंग लोन की बात करें तो मेट्रो सेंटर्स इट इज 35 लाख, रिकंस्ट्रक्शन 10, कंस्ट्रक्शन नॉन मेट्रो सेंटर्स 25 लाख और रिकंस्ट्रक्शन के लिए 10 करोड़। देन एग्रीकल्चर फाइनेंस में अगर आपने वेयर हाउस रिसीट है आपके पास और वो नेगोशिएबल है तो उसके अगेंस्ट आपको 75 लाख का लोन मिल सकता है। अगर नॉन नेगोशिएबल है तो 50 लाख का लोन मिलेगा। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको 100 करोड़ का लोन मिलेगा। अगर आप एक कंपनी हो तो 5 करोड़ का लोन मिलेगा और वैसे अपर कैप है 2 करोड़ की। अगर हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात करें तो ये हमारी डेफिनेशन है
जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ है तो देन इट इज माइक्रो, 10 करोड़ से 50 करोड़ है तो इट इज स्मॉल, एंड 50 से 250 है देन इट इज मीडियम। यानी 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 250 करोड़ का टर्नओवर। देन कॉमन गाइडलाइंस की बात करें तो 10 लाख तक के लिए नॉन मतलब विदाउट एनी कोलैटरल लोन दिया जा सकता है। इसकी लिमिट 25 लाख से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन उसके लिए अप्रूवल चाहिए होगा। कंपोजिट लोन की जो विंडो है वो 1 करोड़ की है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो होती है वहां पे आपको मतलब 15% तक की सब्सिडी मिल सकती है कैपिटल गुड्स के ऊपर, यानी 1 करोड़ का अमाउंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्टार्टअप लोन के लिए लिमिट 50 करोड़ की है। ठीक है, एंड नाउ एक्सपोजर नॉर्म की बात कर लेते हैं। 10% से ऊपर का जो एक्सपोजर है दैट कम्स अंडर दी लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। ठीक है, और ये टियर 1 कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे सिंगल ग्रुप और उसका केस भी रहता है एनबीएफसी का। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है कि अगर आप नॉन एनबीएफसी हो, ठीक है, तो सिंगल ग्रुप के केस में कितना होगा 20%, ठीक है, एंड 25%, करेक्ट, प्लस 5% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एनबीएफसी के केस में सिंगल ग्रुप में यही होगा, सिंगल ग्रुप में 20%, ठीक है, और जो ग्रुप कंपनीज है 25%, बट ये जो एक्स्ट्रा 5% है नहीं मिलेगा, यही आपका एक्सपोजर रहेगा। ठीक है, देन लुक थ्रू अप्रोच क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि बैंक जब भी लोन देता है तो उसको सॉरी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे देखना पड़ेगा कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। इसमें 2 रूल रहते हैं, 0.25% का रूल और अननोन क्लाइंट का रूल। अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में वो 0.25% से कम है तो सिंगल स्ट्रक्चर माना जाएगा, सिंगल एंटिटी की लिमिट लगेगी। और अगर लेस मतलब अननोन क्लाइंट है कम माना जाएगा जब इन्वेस्टमेंट 0.25% से एक्सीड करता है। और वो हर एक मतलब जितने भी ऐसे अननोन क्लाइंट है उन सबको हम एक ही पार्टी ट्रीट करेंगे। ठीक है, देन डेफिनेटली देयर आर सम एग्जाम्पशंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई या स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई एक्सपोजर है तो वो काउंट नहीं होगा। फॉरेन गवर्नमेंट को अगर आपने उनकी करेंसी में दिया है काउंट नहीं होगा। जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट है वो काउंट नहीं होंगे। गवर्नमेंट गारंटीड लोन्स काउंट नहीं होंगे। गवर्नमेंट इशूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विल नॉट बी काउंटेड। इंट्रा डे इंटर बैंक एक्सपोजर जो है वो नहीं होगा। इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर नहीं होगा। फूड क्रेडिट लिमिट्स नहीं होगा। क्वालिफाइंग सेंट्रल काउंटर पार्टी बिकॉज ए वेरी लो रिस्क, तो इनको भी काउंट नहीं करते। और अगर हमने नाबार्ड वगैरह में डिपॉजिट रखे हैं तो वो भी काउंट नहीं होगा। देन देर आर स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन सम क्रेडिट, जैसे बैंक कैन नॉट बाय देयर ओन शेयर्स। बैंक हैव टू बी वेरी केयरफुल जब वो अपने ही डायरेक्टर्स या उनके फैमिली मेंबर्स को लोन दे रहे हैं, या फिर दूसरे बैंक कोई बैंक अगर दूसरे बैंक के डायरेक्टर्स को लोन दे रहा है उनके फैमिली मेंबर्स को, तो केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक है, देन साथ ही में अगर आपका कोई भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट हार्मफुल बिजनेस है, अगर आप उसको लोन दे रहे हो तो उसमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, वेंचर कैपिटल के केस में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। देन एनहांसिंग दी क्रेडिट सप्लाई। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड बोरोअर कौन होता है, जिसने अमाउंट ऑफ 10,000 करोड़ जो है राइट वो ऑलरेडी बैंक से लोन लिया हुआ है। और यहाँ पे एक टर्म आती है ASCL, दैट इज एग्रीगेट सैंक्शन क्रेडिट लिमिट, जो टोटल amount of money जो banking system has already agreed to lend to this borrower, that is your aggregate sanction credit limit. नॉर्मली परमिटेड लेंडिंग लिमिट क्या होती है कि अगर एक बार स्पेसिफाइड बोरोअर बन गए और वो बोरोअर और पैसा चाहता है तो इन दैट केस उसको 50% ही मिलेगा अबव द अमाउंट ही हैज डिमांडेड, विच इज कॉल्ड एज नॉर्मली परमिटेड लेंडिंग लिमिट। क्या इससे ज्यादा नहीं मिलेगा? इससे ज्यादा मिल सकता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा चाहिए तो उस केस में बैंक को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। रिस्क वेट को 75 एक्स्ट्रा रिस्क वेट देना पड़ेगा, 75% का प्रोविजन 3% ज्यादा बनाना पड़ेगा एज कंपेयर टू दी स्टैंडर्ड प्रोविजन। फिर आता है लोन सिस्टम फॉर डिलीवरिंग ऑफ बैंक क्रेडिट, जहां पे हम बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है और जिसका जो डिमांड है वो 150 करोड़ से ऊपर का है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जो लोन कॉम्पोनेंट है अप्लाई होगा। 60% जो है वर्किंग कैपिटल लिमिट अगर 150 करोड़ या उससे ज्यादा है तो 60% विल बी कन्वर्टेड इनटू लोन, 40% विल रिमेन एज अमाउंट ऑफ योर कैश क्रेडिट। ठीक है, देन फिर इंटरेस्ट रेट ऑन गाइडलाइंस हमारे पास दोनों एक्सटर्नल भी है और MCLR भी है। एक्सटर्नल कुछ केस में कंपलसरी है, जैसे कि मार्जिनल दूसरे जैसे एक्सटर्नल केस वाले में हो गए रिटेल लोन हो गए, पर्सनल लोन हो गए, MSME हो गया, इन सब के केस में आपको EBLR ही करना पड़ेगा। देन MCLR क्या होता है? इट हैज 4 कंपोनेंट्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, जिसमें 2 चीजें आती हैं, मार्जिनल कॉस्ट प्लस आपका रिटर्न ऑन नेटवर्थ। फिर नेगेटिव CRR आता है, दैट इज नेगेटिव कैरी ऑन CRR। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फिर आता है टेन्योर प्रीमियम। टेन्योर प्रीमियम क्या है कि जितना ज्यादा टेन्योर होगा उतना ज्यादा आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा।
ठीक है। फिर ईबीआर अभी हमने बताया कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। स्प्रेड बैंक का कमीशन होता है। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन ऑब्वियसली बैंक को डिसाइड करना पड़ेगा, बट इट कैन नॉट गो हियर एंड देयर, ठीक है। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट, द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। यहाँ पे आप एक बार देख लेना, बस ये देखना कि ये लिमिट ना 500 लाख की है, ठीक है। ये लिमिट 500 लाख की है। यहाँ पर हमारे पास अगर जो गारंटी हम दे रहे हैं कवरेज, ठीक है, अगर माइक्रो एंटरप्राइज है और अप टू 5 लाख का हमारा क्रेडिट फैसिलिटी है तो 85% का है, 5 से 50 75, एंड यहाँ पे 500 तक 75% है। देन उसके बाद एक और कंडीशन है जहां एमएसएमई लोकेटेड है इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो गारंटी कवरेजेस 80 एंड 75। बाकी सारे केस में जैसे जेड सर्टिफाइड है, जीरो डिफेक्ट वाला, SC ST एंटरप्रेन्योर्स है या फिर विमेन एंटरप्रेन्योर्स है, तो इन सारी कैटेगरी में 85% है यहाँ से यहाँ तक, और कोई अदर बोरोअर है तो गारंटी कवरेज कितना है, 75% है, ठीक है, व्हेन द क्रेडिट फैसिलिटी इज फ्रॉम 5 to 500 लाख, ठीक है। फिर आते हैं हम रीस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन, रिकवरी पे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्रेडिट डिफॉल्टर कौन होता है, जो क्रेडिट डिफॉल्ट या स्ट्रेस एसेट या फिर एनपीए क्या होता है, जो कि ऑब्वियसली डिफॉल्ट कर रहा है, चाहे वो डायरेक्ट लेंडिंग हो, चाहे वो गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट हो, जहाँ पे अमाउंट ड्यू हो गया है बट क्रिस्टलाइजेशन पे कोई पैसे देने नहीं आया, या फिर वो ट्रेजरी ऑपरेशन हो, सिक्योरिटी ट्रेडिंग हो या क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर, यहाँ पे अगर डिफॉल्ट होता है तो वी कॉल इट एज क्रेडिट डिफॉल्ट। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एसेट। स्ट्रेस एसेट क्या है, या तो ऑलरेडी इन डिफॉल्ट है या फिर एट अ हाई रिस्क है, ठीक है। अब यहाँ पे एनपीए या तो स्टैंडर्ड है या तो हमारा नॉन परफॉर्मिंग है। स्टैंडर्ड के केस में या तो रेगुलर है जहाँ पे कोई डिले नहीं है, या फिर हो सकता है स्ट्रेस, वहाँ जहाँ पे 1 से 90 दिन का डिले है। तो यहाँ पे 0, 1, 2 की कैटेगरी है, 1 to 30, 31 to 60 एंड 61 to 90। फिर सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। अब हमारा जो प्रोविजन हम बना रहे हैं वो फुल फ्लेजेड है या नहीं, उसके लिए हम लोग चेक करते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो विच सेज प्रोविजन फॉर एनपीए डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनपीए इनटू 100, यहाँ से हम मेजर करते हैं, ठीक है। फिर आता है विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर वो होता है जिसने खुद से इंटेंशनली डिफॉल्ट किया हो, जहां पे उसके पास पेमेंट की कैपेसिटी हो, उसने पेमेंट नहीं करा हो, या तो पैसे को डाइवर्ट कर दिया हो, या फिर जो असेट इन्वॉल्व थे उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया हो। सिम्फनिंग ऑफ फंड्स का डिफरेंस यही है कि सिम्फनिंग में भी पैसा तो डाइवर्ट किया गया है, बट टू एन एक्सटेंड या तो ऑर्गेनाइजेशन या तो बैंक की हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। डाइवर्जन में आपने लॉन्ग टर्म को, वर्किंग कैपिटल का जो पैसा था उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर लिया, या फिर आपने फंड को यूज कर लिया फॉर अदर पर्पज विच वाज नॉट स्टेटेड इन लोन अग्रीमेंट, या फिर आपने सब्सिडरीज या ग्रुप कंपनी को भेज दिया, या फिर आपने रूट कर दिया अनऑथराइज चैनल के लिए, या आपने किसी कंपनी की इक्विटी वगैरह को खरीद लिया, ठीक है। तो हम इनकी फोटोग्राफ्स वगैरह पब्लिश कर सकते हैं। इसमें 2 जने नहीं आ सकते, स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन कोऑपरेटिव बोरोअर कौन होता है, जो कि जानबूझकर ना ये सारे प्रोसेस को खराब कर रहा होता है। इसकी जो लिमिट है, ठीक है, जहां पे हमें इसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी इज 5 करोड़। देन विलफुल डिफॉल्टर के लिए इट इज 25 लाख। देन जितने भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका बड़ा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए नॉन कोऑपरेटिव बोरोअर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये कैसे किया जाएगा, जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा उसके लिए सबसे पहले तो हमें कमिटी चाहिए, जिसे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 2 सीनियर ऑफिसर इसके अंदर होंगे, ठीक है। और ये कमिटी क्लासिफाई करके शो कॉज नोटिस भेजेगी। फिर होती है रिव्यू कमिटी, जिसमें चेयरमैन, CEO, ठीक है, MD एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे जो कि कंफर्मेशन देंगे। नॉन कोऑपरेटिव बोरोअर की जो डिटेल है वो CIRCL को हमें 21 डेज में देनी पड़ेगी फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, और इसका नाम हटाने के लिए, डीक्लासिफिकेशन के लिए हर 6 महीने में हमें रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। रिमूवल के लिए हमें डेफिनेटली एडिक्वेट रीजन देना पड़ेगा कि भाई क्या रीजन था जिसकी वजह से इसका नाम हम हटा रहे हैं। ना व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द स्ट्रेस एसेट, हमारे पास यहाँ पे आप दिख रहे हैं आपको ऑप्शंस। रेगुलराइजेशन, पहले तो 3 आ रहे, रेक्टिफिकेशन, रिकवरी, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिकवरी। तो रेक्टिफिकेशन में या तो रेगुलराइज करवाते, कहते हैं कि भाई पैसा दे दो। एग्जिट में हम बोल देते हैं कि हम एंड कर देते हैं अपना प्रोसेस। रीस्ट्रक्चरिंग में हम क्या बोलते हैं कि हम इसे एक नया रूप दे देते हैं, बट वहीं पर होगा जहां पे हमें रीजनेबल इंटेंशन दिख रहा है कि भाई बोरोअर डिफॉल्ट नहीं करना चाहता था बट हो गया। फिर आता है लीगल एक्शन। लीगल एक्शन में हमारे पास सिविल कोर्ट है, DRT है, लोक अदालत है, सारफेजी है, IBC है, कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, या फिर राइट ऑफ है ना। सिविल कोर्ट का जो अमाउंट है वो अप टू 20 लाख है, ठीक है। DRT का जो अमाउंट है वो ऑब्वियसली केस 20 लाख से ऊपर के हैं। यहाँ पर NBFC जिनका असेट साइड 100 करोड़ है वो भी अब कवर होने लगी है। लोक अदालत अगेन अप टू 20 लाख। सारफेजी में जहाँ पे बैंक को कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जल्दी बेच सकता है। IBC अगेन हमने भी पूरा पढ़ लिया है। और कॉम्प्रोमाइज जहाँ पे बैंक को लगता है कि जो प्रोसीडिंग्स है उससे जो पैसा मिलेगा, और अभी अगर बैंक बात करके प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो उसको आज के पैसे की प्रेजेंट वैल्यू जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो ज्यादा है, तो डेफिनेटली बैंक कैन गो फॉर कॉम्प्रोमाइज विच इज आउट ऑफ द कोर्ट, राइट।
फिर आता है राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, जहां पे हमने अपने लोन को पूरा डीम कर दिया है कि भाई ये तो अनप्रोडक्टिव है और अब हम इसको जाके क्या करने वाले हैं, इसको अपना लॉस दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के लॉस राइट ऑफ होते हैं, एक होता है टेक्निकल, दूसरा होता है एक्चुअल। टेक्निकल में क्या होता है कि आपकी बैलेंस शीट में असेट साइड में आपका लोन आ रहा होता है और लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन आ रहा होता है, तो हम इन दोनों को एडजस्ट कर देते हैं, दैट इज टेक्निकल, जिससे मेरी बैलेंस शीट लाइट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक आता है एक्चुअल राइट ऑफ, जहां पे डायरेक्टली जो हमारा इंपैक्ट है वो P&L अकाउंट में आता है ना, तो दैट विल इम्पैक्ट माई P&L अकाउंट। देन RBI हैज कम अप विद सर्टेन गाइडलाइंस, तो यहाँ पे 3 गाइडलाइंस है, restructuring and rehabilitation of MSME, stress asset resolution and COVID-19 related resolution। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ MSME। दो ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेबल होगा उन MSME के ऊपर जिनका एक्सपोजर 25 करोड़ का है। इसके लिए कमेटी बनाई जा रही है, ठीक है, बनाई जाएगी। ये जो कमेटी है, ठीक है, ये क्या करेगी, जितने भी स्ट्रेस अकाउंट है जिनकी लोन लिमिट अबव 10 लाख है, ये कमेटी को इनका केस भेज देगी कि भाई इनके लिए रेजोल्यूशन प्लान बनाना शुरू कर दो विदिन 5 वर्किंग डेज। जो कमेटी है वो एक प्लान बनाएगी जिसमें तीनों आर हो सकते हैं, रेक्टिफिकेशन, रिस्ट्रक्चरिंग या रिकवरी। ठीक है, एंड अब इसका क्या होगा, ये जो रेजोल्यूशन प्लान है वो एप्लीकेबल किया जाएगा। ठीक है, तो कमेटी क्या करेगी, अगर बोलेगी कि भाई ये जो टाइम पीरियड है इसमें अगर बोरोवर को और मतलब सॉरी ओनर को कोई और पैसा देने की जरूरत है तो वो लोन वगैरह रेज कर सकता है। अगर डेफिनेटली रीस्ट्रक्चरिंग है तो टेक्नो इकोनॉमिक वाइबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी चेक्ड, एंड अगर डिफॉल्टर है, विलफुल डिफॉल्टर इज देयर, तो वहां पे रीस्ट्रक्चरिंग के लिए हम परमिट नहीं करेंगे अनलेस कमिटी अपने सब्जेक्टेड अप्रूवल्स को देख ले। अगर फ्रॉड वगैरह का केस है तो पूरे प्रोमोटर्स चेंज होंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। रिकवरी एक्शन में जो डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, दैट वुड बी टेकन बाय द कमिटी। नाउ बैंक जो है वो बोरोवर को नोटिफाई करेगा अबाउट दिस इन विदिन 5 वर्किंग डेज, और जो बोरोवर है उसे भी 15 दिन के अंदर बताना पड़ेगा अबाउट ऑल द लाइबिलिटीज एक्सेट्रा। अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो हम उसके बिना ही इसे प्रोसीड कर देंगे। क्रेडिटर्स को 15 दिन का टाइम दिया जाएगा अपनी रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑब्वियसली डिजाइन की जा रही है जिससे हम एक रेजोल्यूशन प्लान बना पाए, राइट। तो विद इन 30 डेज ऑफ द मीटिंग ऑफ अ बोरोवर जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि उन्होंने क्या करा है, बोरोवर को नोटिफाई करेगी विद इन 5 डेज कि हम लोग क्या डिसीजन सोच रहे हैं। अगर रिस्ट्रक्चरिंग है तो जैसे मैंने आपको कहा टेक्नो इकोनॉमिक वाइबिलिटी चेक की जाएगी, ठीक है, और आगे प्रोसीड किया जाएगा। इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, अगर रेक्टिफिकेशन है तो 30 डेज के अंदर होगा, रीस्ट्रक्चरिंग है तो 90 दिन में होगा, और अगर रिकवरी है तो विद इन 30 डेज दिस हैज टू टेक एन एक्शन। अगर मेरा स्ट्रेस एसेट है, ठीक है, तो लेंडर्स जो है दे विल हैव टू कम अप विद, दे शुड ऑलरेडी हैव अ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट। ठीक है, और यहाँ पे अगर साइन ऑफ डिफॉल्ट दिख रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, दे शुड स्टार्ट डेफिनेटली विद द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रेजोल्यूशन प्लान। अगर एक बोरोवर है वो रिपोर्ट करता है डिफॉल्ट इज देयर, तो इन दैट केस जो लेंडर है, बैंक है, वो इनिशिएट कर देगा ना रिव्यू करना बोरोवर को अकाउंट को विद इन 30 डेज ऑफ द डिफॉल्ट। इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं रिव्यू पीरियड। रिव्यू पीरियड के वक्त जो लेंडर है वो डिसाइड करेगा कि स्ट्रैटेजी क्या होगी, राइट, विद रिस्पेक्ट टू लीगल प्रोसीडिंग या इंसॉल्वेंसी। नाउ अगर कोई भी प्रोसेस हमारा रिव्यू पीरियड के टाइम पर कोई भी हमारा रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है ना, वो रेजोल्यूशन प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, तो उस केस में ना एक इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट बनेगा जहां पे हम सारी चीजें फाइनलाइज करेंगे, जहां पर 75% ऑफ द वैल्यू एंड 60% ऑफ द नंबर ऑफ क्रेडिटर शुड अग्री। जो रेजोल्यूशन प्लान है वो विद इन 180 डेज इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये किस किस के लिए एप्लीकेबल होगा, अगर एक्सपोजर 2000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, ठीक है, तो हमारी रेफरेंस डेट जून 7 है। अब अगर हमारा अकाउंट इन डिफॉल्ट था ऑलरेडी ऑन जून 7, तो जून 7 से हो जाएगा, है ना, रिव्यू पीरियड जून 7 से शुरू हो जाएगा। अगर उसके बाद है तो जिस दिन डिफॉल्ट हुआ है वहां से काउंट हो जाएगा। सिमिलरली 1500 करोड़ या ऊपर का, 1500 से 2000 के बीच का था तो जनवरी 1 विल बी द रेफरेंस डेट। तो 180 डेज मिलेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द रिव्यू पीरियड टू इम्प्लीमेंट द रेजोल्यूशन प्लान। ना इम्प्लीमेंटेशन कंडीशन क्या होंगी, अगर 100 करोड़ या उससे ऊपर का एक्सपोजर है तो इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवैल्यूएशन विल बी डन बाय 1 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। 500 करोड़ से ऊपर का है तो 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एंड जो क्रेडिट रेटिंग है दैट शुड बी RP4 और बेटर। ठीक है, बेटर क्या होगी, RP3, RP2, RP1 इज बेटर। टाइमलाइन क्या होगा, अगर टाइमलाइन में डिले हो रहा है, 180 डेज का टाइम था ना, अगर डिले हो रहा है तो इन दैट केस 20% का प्रोविजन बनेगा, और अगर 365 से डिले हो गया तो एडिशनल 15% यानी 35% का बनेगा। देन
अगर ये प्लान में कोई भी बोरोअर ने 180 दिन तक कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा. 180 दिन के बाद अगर डिफॉल्ट करा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ न्यू इशू. देन बोरोअर कैन क्लियर ऑल द ड्यूज एंड इज इन नॉट इन डिफॉल्ट फॉर 6 मंथ. तो हम रिवर्सल वाली कंडीशंस जो है, एक्स्ट्रा प्रोविजन हम बना रहे हैं वो हम हटा देंगे. ठीक है, अगर डिफॉल्ट नहीं होता है तो. देन रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस. तो यहाँ पे हमारा रिजोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले ना यहाँ पे जितनी भी कोविड रिलेटेड कोविड स्ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी, MSME थी, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इनका डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन कब प्लान था और कब डिलेड है. ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन हम बैंक RBI ने बोला कि इनके असेट को हम डाउनग्रेड नहीं करेंगे. करेक्ट. अगर रिवाइज्ड DCO is applicable within 2 years from infrastructure project and 1 year for non-infrastructure project, providedly bank will definitely make a provision for this. जो यहाँ पे आपको मैंने डिटेल में दिया है. जैसे अगर ये वाली सिचुएशन है तो यहाँ पे वैसे तो अगर डिफरमेंट होता है तो हम लोग उसे सब स्टैंडर्ड ट्रीट कर लेते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे. ठीक है, कौन कौन सी सिचुएशन में अगर डिफरमेंट, पहला डिफरमेंट हो रहा है एंड दैट रीजन इज ऑब्वियसली कोविड एंड एवरीथिंग, तो इन दैट केस 2 साल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 1 ईयर फॉर नॉन इंफ्रा, और बैंक का जो प्रोविजनिंग होगा 0.40 है. डिफरमेंट इज ड्यू टू द रीजन विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रमोटर, तो 3 साल इधर 2 साल उधर रहेगा, है ना, 1 साल एडिशनल हो जाएगा. आर्बिट्रेशन या कोर्ट है तो यहाँ पे 4 साल हो जाएगा, यहाँ 2 ही रहेगा. और डिफरमेंट अगर प्रमोटर चेंज हो गए तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4, और इस ड्यूरेशन में 5% का प्रोविजन बनाया जाएगा. देन व्हाट आर सर्टेन की रूल्स फॉर सेलिंग दी नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो अगर हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या क्या की रूल्स हैं. नंबर 1, अगर सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि अगर कंसोर्टियम या मल्टीपल बैंकिंग है तो जो असेट है उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट माना होना चाहिए बाय 75% ऑफ द वैल्यू. एंड जो मतलब जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन लोगों ने इसे अप्रूव करना चाहिए, और 75% वुड हैव अग्रीड टू सेल इट टू ARC या फिर RC. अगर SMA 2 है ना, जो कि जहां चांसेस है पोटेंशियल NPA के, तो हम इसका रेजोल्यूशन प्लान देख सकते हैं कि रेजोल्यूशन प्लान प्रोसेस में है या नहीं. बैंक कैन नॉट सेल दीज असेट्स टू असेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज जब तक उन लोगों ने उसे एडिशनल फाइनेंस अरेंज ना करा हो. देन बैंक के लिए तो कोई भी इनिशियल होल्डिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर परचेजिंग बैंक जो है उसने NPA खरीदा है तो वो 12 महीने तक उसे एकदम से सेल नहीं कर सकता. ठीक है, तो प्रोसेस आपका जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए, ई-ऑक्शन होना चाहिए, जिससे काफी ट्रांसपेरेंट रहे, मैक्सिमम बायर्स आए. प्रोसेस शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड मिनिमम 2 वीक्स शुड बी अलाउड फॉर ड्यू डिलिजेंस. अगर मेरा एक्सपोजर 50 करोड़ से ऊपर का है तो मुझे 2 एक्सटर्नल वैल्यूएशन रिपोर्ट आर मैंडेटरी. ठीक है, और जो इसका कॉस्ट होगा वो डेफिनेटली बैंक भरेगा. नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 18 विच इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कंपनीज एक्ट है ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिवाइड करती है इनटू बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40. ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स. 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है. ना 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी वगैरह कहाँ डिफाइंड है? ये डिफाइंड है कंपनीज एक्ट में. स्टार्टअप इज डिफाइंड अंडर मिनिस्ट्री. ठीक है, एंड सेक्शन 129 बोलता है कि अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसकी होल्डिंग सब्सिडरी या फिर जॉइंट वेंचर या फिर एसोसिएट है तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना होगा. ठीक है, देन डायरेक्टर रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज की इनसाइट देती है ये हमें अबाउट दी फाइनेंशियल हाइलाइट्स ऑफ द कंपनी, फ्यूचर ऑफ द कंपनी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे या नहीं करे, कंप्लाइंस है या नहीं, अश्योरेंस है या नहीं, गोइंग कंसर्न स्टेटस है या नहीं. ना ऑडिटर रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑडिटर रिपोर्ट ही हमें ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में बताती है, राइट, कि एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रू एंड फेयर व्यू की कैटेगरी में है या नहीं, ये हमें कारों से ही मतलब ऑडिटर की रिपोर्ट से ही पता चलता है, राइट. और यहाँ पे जब हम ऑडिटर रिपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 20 कारो नाम की एक चीज होती है. ठीक है, वहां पे अप्रोक्सीमेटली आपको 21 आइटम्स है ना, यहाँ पे 21 आइटम्स है. ये जो 21 आइटम्स है, ठीक है, यहाँ पर इन 21 आइटम्स को हमें रिपोर्ट करना पड़ता है कि भैया आपको यहाँ पे सारी चीजें ऑडिटर को चेक करनी पड़ती हैं कि फॉलो की गई है या फिर नहीं. देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि बनाए गए हैं, इनको ICAI स्टैब्लिश करता है, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो कि ये सारा कुछ देखता है. ठीक है, और IFRS है जो इंटरनेशनल लेवल पे है. हमने जो एक्सेप्ट करे हैं वो IND AS है, IFRS का एडवांस वर्जन. IND AS सारी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है.
ठीक है, अनलिस्टेड पे है अगर उनका नेटवर्थ 250 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, या फिर होल्डिंग सब्सिडी जॉइंट वेंचर है, वो भी आप उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। इंडीएस को एप्लीकेबल या जो करवाते हैं वो NFRA करवाता है, दे आर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एट प्रेजेंट देयर आर 41, जिसमें से 2 हैव बीन सस्पेंडेड एंड विड्रॉन। ठीक है, जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट वगैरह का, दैट हैज बीन गिवन अंडर कंपनीज एक्ट, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कंपनीज है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। देन देयर आर सर्टेन की रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ट्रू एंड फेयर व्यू होने चाहिए। एंड सेक्शन 133 बोलता है कि दे शुड कंप्लाई विद ऑल दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर डिविएशन होता है तो वी विल हैव टू टेल द रीजन ऑफ डेविएशन, कि डेविएशन क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है और कितना टाइम रहेगा इसका फाइनेंशियल इफेक्ट का। फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, एंड होगा 31 मार्च को। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 1 जनवरी के ऑनवर्ड्स हुआ है, इन दैट केस द अकाउंट्स वुड क्लोज इन द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, करंट एसेट जो कि 12 महीने में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दे हैव अ रिलेशन विद ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल एक वो पूरी साइकिल है जो कि जहां पे हम कैश से शुरू करते हैं, कैश को खत्म करते हैं। करंट लाइबिलिटीज आर बेसिकली द लाइबिलिटीज जहां पे हमें 12 महीने में पे करना होता है। रिसीवेबल की बात करें तो जहां से पैसा आएगा दैट इज रिसीवेबल, जहां पैसा देना होगा दैट वुड बी पेबल। अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए पैसा जोड़ के रख रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं फंड। अगर मेरे P&L अकाउंट में कुछ भी नेगेटिव आता है, डेबिट आता है यानी लॉस होता है, तो मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगी अंडर द हेड सरप्लस एज अ नेगेटिव फिगर। देन ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं उनको हम अगर उनका अमाउंट 6 महीने से ऊपर हो गया है और पैसा नहीं आया है तो मुझे उन्हें क्लासिफाई करना पड़ेगा इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज सिक्योर्ड, कंसिडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड, कंसिडर्ड गुड या फिर डाउटफुल। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, हमें उसे भी दिखाना पड़ता है। जैसे कि हमें उसे दिखाना पड़ेगा कितना अमाउंट ऑफ कोटेड है जो कि लिस्टेड है, अनलिस्टेड अगर है तो वो भी बताना पड़ेगा, इसकी मार्केट वैल्यू बतानी पड़ेगी और प्रोविजन हमें बताना पड़ेगा कि क्या प्रोविजन हम बना के चल रहे हैं अगर वैल्यू रिडक्शन होता है तो। फिर इंटेंजिबल एसेट आते हैं जिनको हम छू और देख नहीं सकते, इसमें आता है मेरा गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मस्ट हेड्स। मस्ट हेड्स बेसिकली क्या होते हैं, जो पब्लिशिंग टाइटल्स नहीं होते हैं न्यूज़पेपर में, ऊपर स्टोरीज में टाइटल दिए होते हैं, सो मस्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, कॉपी राइट, ये सब किसके अंदर आते हैं, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर इंटेंजिबल एसेट। ना कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली हमारे कैश फ्लो को बताता है। ठीक है, यहाँ पर 3 चीजें, 3 एक्टिविटीज में हमने डिवाइड करा है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है, फिर आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम कैश फ्लो। एक तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये मुझे सोर्स एंड एप्लीकेशन बताता है और ये मुझे नेटवर्किंग कैपिटल के चेंजेस के बारे में बताता है। फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग बाय द बैंकर्स, आप अपनी परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कर सकते हो, फ्यूचर प्रोजेक्शन कर सकते हो, डेंजर सिग्नल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्रेडिट रिक्वायरमेंट को असेस कर सकते हो, देन फंड फ्लो को एग्जामिन कर सकते हो और क्रॉस चेकिंग कर सकते हो अपने स्टेटमेंट्स की। नाउ व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स यूज्ड इन दी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो है, ट्रेंड एनालिसिस है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है। अगर मैं फंड फ्लो की एनालिसिस की बात करूं तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं कि पैसा कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। ट्रेंड एनालिसिस में हम फोकस करते हैं ऑन दी ट्रेंड्स, राइट, कि मतलब पास्ट को देख के हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। फिर आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, जहां पे हम हमारे डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन दी परसेंटेज फॉर्म। 2 साल की बैलेंस शीट होती है और पूरा डेटा परसेंटेज फॉर्म में होता है। फिर आता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस तो आपको पता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, फिर आते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग। क्रिएटिव अकाउंटिंग क्या होती है, जहां पे हम विंडो ड्रेसिंग करते हैं, बहुत ही यूनिक तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिखाते हैं। देन इट इज इंडी AS 24 विच इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडी AS में डिफरेंस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में फॉलो होते हैं, ग्लोबल लेवल पे वी फॉलो इंडी AS। तो इंडी AS 24 इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, AS 18 इज अगेन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बट वो AS है। ठीक है, देन वर्किंग कैपिटल में आते हैं। वर्किंग कैपिटल में हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है जहाँ पे कैश से कैश में कन्वर्जन होता है। इसकी साइकिल जो डिपेंड करती है, डेफिनेटली वो डिपेंड करेगी कितना टाइम पीरियड लग रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास टंडन कमेटी आती है, जहाँ पे पहला मेथड कहता है कि मेरा खुद का पैसा जो मुझे चाहिए होगा दैट वुड बी 25% ऑफ दी वर्किंग कैपिटल गैप, ये मेरा मार्जिन मनी होगा, 75% बैंक मुझे फाइनेंस कर देगा। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल गैप में से मुझे 25% ऑफ दी टोटल करंट एसेट हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा मार्जिन मनी है, वो बैंक अरेंज नहीं करेगा, वो मुझे ही लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड विच इज बेसिकली योर नायक कमेटी। नायक कमेटी में अगर
नायक कमेटी में प्रोजेक्शन क्या है कि वैसे तो बोला जाता है कि नायक कमेटी में कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है ना, वो होती है 25% की। 25% की, जिसमें से 20% आपको लोन के फॉर्म में मिलेगा और 5% आपको मिलेगा मार्जिन मनी के फॉर्म में। मतलब 20% मिल जाएगा, 5% आपको अरेंज करना पड़ेगा ना। बैंक्स को एडवाइस किया जाता है कि अगर आपके पास कोई एमएसएमई है जिसकी क्रेडिट लिमिट 5 करोड़ तक है, इन दैट केस आप क्या करो, वो जो 5 करोड़ है ना, उस क्रेडिट लिमिट वाली एमएसएमई को आप, एमएसई को बेसिकली 20% ऑफ दी एस्टिमेटेड टर्नओवर की आपको क्रेडिट लिमिट आप वो कर सकते हो। अगर आपका जो बिजनेस है वो डिजिटल बिजनेस मोर देन 25% ऑफ टर्नओवर है, तो वहां पे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की प्रोजेक्शन 37.5% है, सैंक्शन लिमिट 30 है, मार्जिन मनी 7.5 है, और अगर लेस देन 25 है तो 31.25 है, और 6.25 आपका मार्जिन होगा, 25% आपका सैंक्शन होगा। ठीक है, इस केस में प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर मेथड के केस में आपको देखना पड़ेगा ट्रेडिशनल मेथड या फिर प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर, जो भी दोनों में से ज्यादा है, ठीक है, वही आपको अमाउंट सैंक्शन होगा। देन कैश बजट मेथड में आप क्या करते हो, कैश बजट मेथड में जो आपको, दिस इज बेसिकली गुड फॉर ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन जो कि सीजनल लेवल पे कवर होती है। ठीक है, तो जहां पे सीजन वाला केस है आप वहां पे इनको यूज कर सकते हो, या फिर प्रोजेक्ट बेसिस पे काम हो रहा है, राइट। अगर सीजन है या फिर प्रोजेक्ट बेसिस पे कोई काम है, तो अगर प्रोजेक्ट बेस पे भी कोई काम है तो भी वहां पर भी कैश बजट मेथड वुड वर्क, एंड द अमाउंट इज बेसिकली द डेफिशिएंसी, राइट, जो मैक्सिमम डेफिसिट हो। फिर आता है आपका वर्किंग कैपिटल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी एंड आईटी कंपनी। यहां पर आपको 3 चीजें होती हैं। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट अप टू 2 करोड़ है तो 20% ऑफ द प्रोजेक्टेड टर्नओवर, अबव 2 करोड़ मंथली कैश बजट सिस्टम, एंड 10 करोड़ से ऊपर लोन सिस्टम दिया जाएगा, जो गाइडलाइन वाला हमने बताया नहीं था कि 60% वाला। तीनों मेथड में होल्डिंग इज गुड फॉर स्टेबल एंड यूनिफॉर्म ऑपरेशन, जहां पे वोलाटिलिटी कम हो। कैश बजट इज गुड फॉर सीजनल इंडस्ट्रीज या फिर जहां प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस होता हो। ठीक है, एंड टर्नओवर मेथड जहां पे स्मॉल एंटरप्राइजेस हो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आपके लिमिटेड हो, उनके लिए ये अप्रोप्रिएट रहता है। फिर ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेड्स इज एन डेफिनेटली एन आरबीआई इनिशिएटिव जो कि एमएसएमई को हेल्प करता है अपने इनवॉइसेस को कैश में कन्वर्ट करने में। इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, आप अपने रिसीवेबल को डिस्काउंट करवा सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग में होता है। ठीक है, वैसे तो ये दोनों ही होता था, बट नाउ इट इज मोर इन विदाउट रिकोर्स फाइनेंसिंग, जहां पर जो डिफॉल्ट होता है ना, वो बायर, मतलब वो एमएसएमई के पास नहीं जाता, जिसने वो बिल खरीदा उसके पास रहेगा, एंड इट इज कंडक्टेड थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। देन बिल्स रिसीवेबल वाला भी है, जहां आरबीआई की गाइडलाइंस देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो विदाउट रिकोर्स नहीं हो सकता, इट शुड बी विद रिकोर्स। अकोमोडेशन बिल को नहीं किया जा सकता, राइट। अकोमोडेशन बिल क्या होते हैं, फेक बिल होते हैं। सर्विस के केस में भी हो जाएगा, बट द फेक बिल शुड बी आइडल। देन हमारी गारंटीज जो है वो 2 पार्ट में होती है, परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल, जो मतलब जो आउटपुट के बेसिस पे होती है, जहां पर हमें कमिटमेंट का केस होता है, दैट इज योर परफॉर्मेंस गारंटी। फॉर एग्जांपल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पे करना या क्वालिटी की बात करना। फाइनेंशियल जहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट, मनी या फिर पेमेंट ऑफ ड्यूज इज रिलेटेड, मनी इज इन्वॉल्व, दैट इज योर फाइनेंशियल गारंटी। फिर आता है हमारा को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल में जहां पे बैंक भी बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है और भरोसा मिल जाता है। देन गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर। तो बैंक अगर चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक ब्रोकर या कमोडिटी ब्रोकर के बिहाफ पर गारंटी दे सकता है। ये गारंटी डिपॉजिट की भी हो सकती है, मार्जिन की भी हो सकती है। अगर गारंटी, जो भी गारंटी दी जा रही है, राइट, वो कितनी होगी, जो ब्रोकर ने हाँ, तो बैंक यहाँ पे क्या इंश्योर करेगा कि जो भी ब्रोकर ने अमाउंट दिया है, राइट, जो भी उसने गारंटी दे, मतलब जो भी वो अमाउंट गारंटी कर रहा है ना, वो हाफ ही होगा ऑफ द अमाउंट विच इज एक्चुअली कमिटेड बाय द ब्रोकर, राइट। और उसका भी 25% हैज टू बी बॉट इन कैश। तो बैंक को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो मिनिमम मार्जिन है, राइट, दैट शुड बी 50% वाइल इशूइंग दिस गारंटी, यानी कि जो भी असेट जो ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है बैंक को, उसका हाफ ही गारंटी देगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, और उसमें भी 25% विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। फिर उसके बाद आता है हमारा बैंक गारंटी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे बैंक अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में गारंटी दे रहा है तो उस केस में इट शुड बी वेरी फेयर एंड डिटेल्ड। साथ ही में जिस पर्सन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी ऑफिसर की आईडी वगैरह भी मेंटेन करनी पड़ेगी, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो ड्यूरेशन है, राइट, वो एक्सटेंशन दिया जा सकता है 6 महीने का, उसके बियॉन्ड, राइट, भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट देयर इज अ प्रॉपर
discussion about it. Then IPC is irrecoverable payment commitment. It is basically a promise जो कि बैंक करता है स्टॉक एक्सचेंज को on behalf of mutual funds and FIIs जो उसके क्लाइंट होते हैं, और ये एक बार जो प्रॉमिस कर दिया, दिस कैन नॉट बी कैंसिल्ड बाय द बैंक, इट इज इररिवोकेबल. ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर दो चीजें हैं. रिस्क मिटिगेशन मेजर क्या होगा, बैंक को एक इनएलिएनेबल राइट का क्लॉज साइन करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड और एफआईआई के साथ, जो कि बोलेगा कि अगर बैंक ने जो ये अग्रीमेंट करा है राइट, उस केस में बैंक के पास अनक्वेश्चनेबल राइट होगी ओवर द सिक्योरिटीज, जिससे अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन इधर उधर जाता है तो बैंक इन सिक्योरिटीज को बेचकर अपना क्लेम सेटल कर लेगा. देयर इज एग्जम्पशन अगर प्री फंडेड ट्रांजैक्शन हो, यानी कि अगर पहले से ही पैसा मिल गया हो या फिर नॉस्ट्रो अकाउंट इन्वॉल्व हो, तो इन दैट केस दिस कैन बी एग्जम्प्टेड. यहाँ पर ओनली एक कस्टोडियन बैंक ही इशू कर सकता है आईपीसी को, और इसने जो भी आईपीसी इशू करी है वो बैंक के कैपिटल मार्केट एक्सपोजर में काउंट होता है. देन को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल अभी हमने देखा था, जहां पे बैंक को एक्सेप्ट करता है. इसके भी कुछ रीजंस है, बट आपको असेस करना पड़ेगा कि भाई कस्टमर वाइजली देखना पड़ेगा, सारे बिल्स लेजिटिमेट हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स चेक करनी पड़ेगी, अंडर या ओवर तो नहीं है. देन बैंक शुड इंश्योर कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ना कर दे, 10,000 से ऊपर के बिल पर 2 ऑफिसर के सिग्नेचर होने चाहिए. देन आता है गारंटी एंड को एक्सेप्टेंस लिमिट. तो 2 तरीके की गारंटी है, एक तो होती है रेगुलर, एक होती है एडहॉक. रेगुलर माने जो कि रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में होती रहती है, एडहॉक जो स्पेशल सिचुएशन में आपको आती है. ठीक है, अप्रेजिंग कैसे करेगा, बैंक को चेक करना पड़ेगा कि बिजनेस किस तरीके का है ना, फाइनेंशियल नीड किस तरीके की है, देखना पड़ेगा कितनी ज़रूरत है, क्या इतना अमाउंट दिया भी जा सकता है या फिर नहीं. फिर आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, विच इज़ बेसिकली अ फाइनेंशियल टूल जो कि यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल वगैरह ट्रेड वगैरह में हेल्प करने के लिए. डेफिनेटली बायर और सेलर का जो आपस का कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, उसमें बैंक एक इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करता है और गारंटी करता है अबाउट दी पेमेंट एंड गुड्स. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसके इशुएंस की बात करते हैं, तो जो इशुएंस है दैट इज डन अंडर दी ऑपरेशंस ऑफ और द रूल्स विच आर सेट बाय दी UCP 600. दिस इज अगेन सेट बाय दी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स. ठीक है, दिस इज टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी. अब यहाँ पे 2-3 चीजें होती हैं. अगर आपको एलसी का अमाउंट निकालना होता है कि भाई कितना लेटर ऑफ क्रेडिट अमाउंट इज नीडेड, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि कितना एनुअल कंजम्पशन है, आपका ऑर्डर क्वांटिटी क्या है. ठीक है, उसके बाद आप उसे क्या करोगे, जो भी आपका ऑर्डर आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 करोड़ का एनुअल कंजम्पशन है, 1 करोड़ का आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, यानी आप 6 ऑर्डर करोगे साल में. इसका मतलब 12 महीने है, 6 ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, 6 ऑर्डर का मतलब हो गया कि हर 2 महीने पे आप ऑर्डर कर रहे हो. अब आपका जो भी टाइम पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल आपका 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहता है, तो अगर आप इसे 2 से डिवाइड करो, यानी एट पॉइंट ऑफ टाइम आपको 3 LC की रिक्वायरमेंट्स होगी. बस अब इसको EOQ से मल्टीप्लाई कर दो, आपका अमाउंट आ गया कि आपकी जो लिमिट है वो 3 करोड़ होगी, इतना आपको लिमिट चाहिए होगा. ठीक है, देन रूपी डिनोमिनेटेड ट्रेड क्रेडिट. तो यहाँ पर जितने इंपोर्टर्स हैं दे कैन रेज ट्रेड क्रेडिट राइट अंडर दी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. नॉन कैपिटल गुड्स के लिए टाइम पीरियड कैन बी ओनली 1 ईयर, और कैपिटल गुड्स के लिए जो टाइम है इट कैन बी अप टू 5 ईयर्स. एक्सटेंशन वगैरह नहीं होगा, रोल ओवर नहीं होगा. लिमिट है 20 मिलियन पर इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन. जो बैंक गारंटी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी वो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 ही करेगा, एंड दिस विल बी एप्लीकेबल ऑन रूपी डिनोमिनेटेड ट्रेड क्रेडिट्स. देन फैक्टरिंग बेसिकली क्या होता है, फैक्टरिंग वो सिचुएशन है जहां पर हमारे जो बिल्स है राइट, अकाउंट रिसीवेबल है, वो कैश में कन्वर्ट किए जाते हैं बाय द फैक्टर. ठीक है, फैक्टर इज द थर्ड पार्टी ऑब्वियसली इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन. ये 2 तरीके से हो सकता है, विद रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स. विद रिकोर्स नो NPA प्रोटेक्शन, विदाउट रिकोर्स NPA प्रोटेक्शन. ठीक है, देन यहाँ पे RBI की कुछ कंडीशंस हैं जो हमें देखना पड़ेगा कि जो बैंक फाइनेंस है टू फैक्टरिंग कंपनीज वो कैसे होगा और कब होगा. वो तभी होगा, बैंक तभी एक्सटेंड कर सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट टू फैक्टरिंग कंपनीज प्रोवाइडेडली इनकी जो इनकम है वो 75% ऑफ देयर इनकम इज कमिंग फ्रॉम दी फैक्टरिंग एक्टिविटीज, और इनका जो एसेट है 75% इज फ्रॉम दिस एक्टिविटी. ठीक है, देन नॉन रिकोर्स है और विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स दोनों हो गया है. एंड नाउ दीज आर थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स. ठीक है ना. देन फोरफीटिंग की अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है, बाकी सारी कंडीशन सेम है, बट दिस इज फॉर मेनली फॉर एक्सपोर्ट्स. ठीक है, और ये तो हमेशा ही नॉन रिकोर्स होता है. देन
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आते हैं विच इज टर्म लोन। ना अगर मैं टर्म लोन की बात करूं तो यू नो वी हैव टू टाइप्स ऑफ टर्म लोन। टर्म लोन एक तो हमारे कैपिटल के लिए चाहिए, एक वर्किंग कैपिटल टर्म लोन हमें चाहिए। ड्यूरेशन इसका 1 साल होगा, इसका ऑब्वियसली मोर देन 1 ईयर होगा। टर्म लोन के लिए डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज इंपॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल के लिए लिक्विडिटी रेशियो इज इंपॉर्टेंट। वेरिएबिलिटी भी हो सकता है अलग अलग कस्टमर के बेसिस पे। डिफर्ड पेमेंट गारंटी क्या होता है? डिफर्ड पेमेंट गारंटी इज इन्वॉल्व जहां पर अगर आप फिक्स एसेट खरीद रहे हो, राइट, वहां पे डिफर्ड पेमेंट गारंटी इन्वॉल्व होती है जो बैंक देता है टू दी सप्लायर, ठीक है, इट इज स्पेसिफिकली फॉर फिक्स एसेट। नाउ टर्म लोन अप्रेजल और प्रोजेक्ट अप्रेजल में बाकी सब कुछ तो सेम है, बट हाँ टर्म लोन अप्रेजल थोड़ा लिमिटेड होता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल ज्यादा होता है। जैसे सबसे पहले प्राइमा फेसिया, जहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट लेवल पे बैंक लोन को अप्रूव करेगा भी या नहीं करेगा। फिर आता है मैनेजमेंट अप्रेजल, जहाँ पे हम मैनेजमेंट को अप्रेज करते हैं कि ये मैनेजमेंट सही है या नहीं, इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, ये सारी कंडीशन मैनेजमेंट की चेक होती है। फिर आता है एनवायरमेंट अप्रेजल, जहां पर हम देखते हैं कि एनवायरमेंट के अगेंस्ट तो नहीं है। इकोनॉमिक अप्रेजल में हम इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक पे कि क्या ये सही टाइम है बिजनेस में एंटर करने का या नहीं। फिर आता है मार्केट अप्रेजल, जहां पे हम कॉम्पिटिटर्स वगैरह को स्टडी करते हैं। देन कम्स दी टेक्निकल अप्रेजल। टेक्निकल अप्रेजल में इंफ्रास्ट्रक्चर को, रजिस्ट्रेशन को, प्रोडक्ट को जज किया जाता है, टेक्नोलॉजी को देखा जाता है। फाइनेंशियल अप्रेजल में, ठीक है, फाइनेंशियल अप्रेजल में हम देखते हैं पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, कॉस्ट क्या है, सोर्स क्या होगा पैसे का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, कैश फ्लो देखते हैं। फिर आता है आपका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये वाला कमर्शियल अप्रेजल। कमर्शियल अप्रेजल इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर हम करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। ना ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है वो वेरिएबल होती है, फिक्स होती है। वेरिएबल जो है वो चेंज होती रहती है, फिक्स्ड है जो एज इट इज रहती है। अब यहाँ पे ये वाला रिस्क लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, राइट, मेरी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी का अगर मेरा बीईपी 50% से कम आ रहा है, ठीक है, 50% से अगर कम आ रहा है तो वो काफी हेल्दी है ना। अगर मेरा 400 यूनिट, अगर मैं 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ और मेरा बीईपी 400 पे ही आ रहा है तो वो मेरे लिए काफी हेल्दी है, ठीक है। अगर 51 से 65 है तो लो रिस्क है, 71 टू 85 हाई रिस्क है, अबव 85 हाईली है। तो ये दो देखो काफी इंपॉर्टेंट है, इधर वाली कैटेगरी, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो अबव 85% इज वेरी रिस्की, 71 टू 85 इज रिस्की, एंड बी अगर आपका बी पॉइंट लेस देन 50% है तो बहुत ही गुड है, ठीक है। देन डेट सर्विस कवरेज रेशियो हमारे 2 है। इसमें एवरेज डीएससीआर भी है जो मैंने आपको बताया था, इसमें हमने क्वेश्चन भी करा हुआ है एवरेज डीएससीआर पे, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसमें मेरा जो कॉस्ट है, जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है और आउटफ्लो है वो इक्वल होता है, राइट। यहाँ पे मेरी जो एनपीवी आती है, आईआरआर वो रेट है जिसमें मेरी एनपीवी जो है वो 0 आती है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस सेज दैट जब भी हम प्रोजेक्ट अप्रेजल कर रहे होते हैं ना तो हम हमारी अनसर्टेनिटीज को अकाउंट नहीं करते, वो अनसर्टेनिटी हम अकाउंट कर सकते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस से, जहां पर हम वो चीजों को एनालाइज करते हैं जिससे मेरे प्रॉफिट्स या मेरा जो रिटर्न है वो चेंज कर सकता है, ऑल दीज फैक्टर्स। और सेंसिटिविटी एनालिसिस में ना हम एक फैक्टर को एक बार में चेंज करते हैं। फिर फिक्स एसेट कवरेज रेशियो एंड सिक्योरिटी मार्जिन रेशियो आ जाते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि सिक्योरिटी रेशियो तो ये इंश्योर करता है कि हमारा जो बोरोअर है, राइट, अगर वो मतलब उसका बिजनेस अगर फेल हो गया तो क्या हमारे पास इतने एसेट हैं कि हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और फिक्स एसेट कवरेज रेशियो बोलता है कि अगर फिक्स एसेट के केस में ना कि भाई अगर मेरा फिक्स एसेट है उसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी मेरे फिक्स एसेट है वो मैंने कैसे खरीदे, खुद के पैसे से या फिर उधार के पैसे से, तो दैट हेल्प्स इन 2 ऑफ दीज। देन अगर हम लोग टर्म लोन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लोन की बात करें तो यहाँ पे टेक आउट फाइनेंसिंग, इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी एंड फाइनेंसिंग प्रमोटर इक्विटी और पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट है। टेक आउट फाइनेंसिंग क्या बोलता है कि बैंक जाके लोन दे देगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को, ठीक है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या होगी कि कुछ टाइम के बाद उसे लिक्विडिटी इशू होना शुरू हो जाएगा, तो वो सॉरी तो ना वो एक अग्रीमेंट कर लेगा, ठीक है, बैंक के आईडीएफसी के साथ कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, तुम आके ये लोन ले लेना, रिस्क मेरे पास रहेगी बट मुझे लिक्विडिटी चैलेंज जो है वो हट जाएगा, तो मुझे कैश प्रोवाइड कर देना, राइट। सो दैट इज आईडीएफसी वाला केस, ठीक है। तो ये आईडीएफसी वाली सिचुएशन है। देन फिर आता है
इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी, जहां पे बैंक क्या है ना, वो दूसरे बैंक्स को गारंटी दे सकता है, यानी बैंक्स को परमिटेड है कि जो गारंटी इशू कर सकते हैं वो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के रिस्पेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उनको 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर आता है फाइनेंसिंग प्रमोटर्स इक्विटी। सो वैसे तो प्रमोटर इक्विटी को फाइनेंस करना अलाउड नहीं होता, राइट। जो फाइनेंस मतलब जो प्रमोटर की इक्विटी है ना वो नहीं अलाउड होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस सिचुएशन में अलाउड है, इट इज ओनली अलाउड इन दिस सिचुएशन, यहाँ वाले एरिया में इट इज अलाउड, राइट। यहाँ पे एक्सेप्शन है। नाउ वाइल फाइनेंसिंग बैंक को कुछ कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर नई ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे नहीं हो सकता, द फाइनेंसिंग कैन ओनली बी डन अगेंस्ट द इक्विटी प्रमोटर्स इक्विटी अगर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोई कंपनी है जो कि ट्रबल कंपनीज वगैरह के लिए बनाई गई है तो उसमें कर सकते हैं। देन फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बोरोअर हैज टू बी चेक्ड कि भाई कभी डिफॉल्ट ना करा हो, ठीक है। और जितना भी वो पैसा मांग रहे हैं, है ना, ओनरशिप स्टेक के लिए, उसका सिर्फ 50% ही बैंक फाइनेंस आपको करेगा। देन उसके बाद सिक्योरिटी जो होगी दैट वुड बी अगेंस्ट द असेट ऑफ द कंपनी। सेकेंडरी सिक्योरिटी कुड बी द शेयर्स बट प्राइमरी सिक्योरिटी विल बी द असेट। देन मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन डेफिनेटली इट विल बी रिक्वायर्ड। जो लोन का टेन्योर है ना, वो 7 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, डेफिनेटली एक्सेप्शंस आर देयर। उसके बाद आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बैंक अपनी जो नेटवर्थ है उसका 40% से ज्यादा इस एरिया में नहीं दे सकता, ठीक है। ये बैंक का एक्सपोजर वाला लिमिट है कि बैंक की जो नेटवर्थ है ना उसे 40% इसको फाइनेंस नहीं कर सकता, ठीक है। और बैंक के ऑब्वियसली अप्रूवल सारे लगेंगे। फिर आता है ड्यू डिलिजेंस वगैरह, ठीक है। तो ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या हो गया, जो आपको चेकिंग वगैरह करनी है, ठीक है। तो आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, जैसे हमने बोला था ना, बैंक और इंस्टीट्यूशंस को डिलिजेंस तो पूरा करना पड़ेगा। देन गवर्नमेंट गारंटी में भी आपको अप्रेजल करना पड़ेगा, दैट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो नहीं चेक करे। देन पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट। पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट एक और एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या होता है, बैंक्स जो है, आरबीआई ने अलाउ करा बैंक को कि तुम जाके ना कॉर्पोरेट्स को गारंटी दे दो, ठीक है। उनको मतलब गारंटी मत दो, बेसिकली गारंटी इज नॉट द राइट वर्ड, बट उनको सपोर्ट करो जिससे वो लोग खुद से तुमसे पैसा ना लेके उनको बॉन्ड के थ्रू पैसा मिल जाए, ठीक है, जिससे मार्केट ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग क्रिएट हो। तो इट इज बेसिकली इंट्रोड्यूस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके माध्यम से बैंक उनको सपोर्ट कर पाते हैं विदाउट एक्चुअली ट्रांसफरिंग द फंड, ठीक है। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट ऑफर करते हैं विच इज बेसिकली नॉन फंडेड इररिवोकेबल कंटीजेंट लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी पैसा तो नहीं जाएगा लेकिन इट इज काइंड ऑफ अ प्रॉमिस दैट बैंक विल डू टू कवर द बॉन्ड वैल्यू, ठीक है। जिससे अब रिस्क क्या हो जाएगी, इन्वेस्टर की कम, कंपनी को भी पैसा रेस करने में आसानी होगी। तो बेनिफिट इससे क्या हो जाता है, रेटिंग अच्छी हो जाती है, कंपनीज अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन कर सकती हैं, और कंपनीज को ना एग्जैक्टली राइट इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, पेंशन फंड जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। देन अब यहाँ पे गाइडलाइंस क्या है, एक जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा कलेक्टिवली दैट इज 50% ऑफ द बॉन्ड इशू। एंड यहाँ पर अगर हम सिंगल बैंक की बात करें तो सिंगल बैंक जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा विच इज अप टू 40% ऑल्सो, 20% ओनली। फिर यहाँ पे एक बार अगर इसे ग्रांट कर दिया तो आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते। रेटिंग जो होगी बॉन्ड की प्री इनहांस दैट कुड बी BB, इट कुड बी BBB- या फिर इससे हायर। देन ये गारंटी नहीं होती है, ठीक है। बैंक जो प्रोवाइड कर रहे हैं PCE दैट कैन नॉट बी इन्वेस्ट, मतलब बैंक्स कैन नॉट इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वो खुद से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दिस इज अगेन कंटीजेंट फैसिलिटी। तो यहाँ पे जो ड्रॉन और अनड्रॉन अमाउंट है, ठीक है, जो ड्रॉन है वो तो आपका एडवांसेस में जाएगा, और जितना भी अनड्रॉन अमाउंट है दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ठीक है। देन और तो इसमें ठीक है, ये ठीक है। फिर कॉस्ट ओवररन के केस में क्या है, तो हमारा कॉस्ट ओवररन क्या होता है, दिस इज बेसिकली जहां पर हमने पैसा तो लगा, मतलब पैसा जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि भाई आगे जाके इन्फ्लेशन हो सकता है, तो हम पहले ही एक स्टैंड बाय फैसिलिटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टैंड बाय फैसिलिटी है, इस सिचुएशन में क्या बेनिफिट मिलेगा। नंबर 1, जो प्रोजेक्ट फाइनेंस है उसके लिए बैंक हमको, लेंडर जो है या बैंक जो है वो हमें सैंक्शन करता है स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी। तो इस क्रेडिट फैसिलिटी को हमें इनिशियल टाइम पे डिस्क्लोज करना होता है, और अगर इनिशियल नहीं करा तो उसके बाद भी पैसा दिया जा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना कितना हमें अमाउंट मिलेगा वो हम देख लेते हैं। सॉरी, नाउ
यहाँ पर अगर आपका जो इंटरेस्ट वगैरह है, ठीक है, वो डिले होता है तो बैंक का वो कैपिटलाइज किया जा सकता है। एडिशनली अगर कुछ फंड दिया जा रहा है एक्सक्लूडिंग दिस, तो इट कुड बी 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। डेट इक्विटी रेशो इंटैक्ट रहेगा। ये एसेट रीस्ट्रक्चर्ड एसेट की कैटेगरी में नहीं जाएगा अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन इज एक्सटेंडेड, ठीक है, तो अप टू 2 years and 1 year जो हमने नहीं डिस्कस करा था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एंड 10% कुड बी सपोर्टेड, ठीक है। सो सीलिंग लिमिट इज अप टू 10%। सो यहाँ पे ना हम लोगों ने जो चैप्टर्स कवर करे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। नाउ चैप्टर्स तो और भी हैं बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर आपने ये वाले चैप्टर्स देख लिए है ना, जैसे हमारा यूनिट 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, देन हमने 24, 25 करा, हमने 21, 22, 23 को जाने दिया है बिकॉज थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने सारे मेन टॉपिक्स को इसे कवर कर दिया है। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहे और 1 घंटे के अंदर हो गया है। थैंक यू।